Hello everyone, welcome to PYQ analysis series of Avlokan IAS. So we are discussing history PYQs. So far we have discussed till the post-Gupta period. In today's video we are going to cover early medieval history and Delhi Sultanate. So all the PYQs related to these two topics we are going to cover. So let us start with today's first question. So the question is from UPSC Prelims 2023. Consider the following dynasties. Consider the following dynasties: Hoysala, Gadwalas, Kakatiyas, and Yadav. So, how many of the above dynasties established their kingdoms in early 8th century? So, यहाँ पर क्वेश्चन इज आस्किंग कि इनमें से कितनी डायनेस्टीज हैं जो अर्ली 8th सेंचुरीज में स्टेब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर कैच वर्ड क्या है, आपको सबसे पहले अंडरलाइन क्या करना होगा, यहाँ पर अर्ली वर्ड दिया हुआ है। तो कई बार ना हमारा दिमाग क्लिक नहीं करता है और हम केवल 8th सेंचुरी देखकर उस हिसाब से सर्च करने लग जाते हैं। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर गलत करने के चांसेस को बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए जैसे ही कोई यहाँ पर कीवर्ड, कोई ऐसा वर्ड दिखे जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, उसको सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है या फिर उसको सर्कल करना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, अर्ली 8th सेंचुरी के बारे में पूछा गया। दैट मीन्स कि हमें 700 टू 750 एडी तक के टाइम पीरियड को देखना है। तो अब यहाँ पर जो डायनेस्टीज मेंशन है दे आर होयसालाज, गढ़वाल और ककतियाज एंड यादव्स। तो अगर किसी को क्रोनोलॉजी बेस्ड, जिसने सही से तैयारी की होगी, जिसको क्रोनोलॉजी के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, तो उसको याद होगा, उसको पता चलेगा कि होयसाला डायनेस्टी कम्स इनटू पिक्चर इन 10th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी। सो 10th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक हमको होयसालास की डायनेस्टी देखने को मिलती है। इसके बाद जो हमारी सेकेंड वन है गहड़वालास डायनेस्टी, तो गहड़वाल का जो टाइम पीरियड दैट इज ऑल्सो फ्रॉम 11th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी। तो इस टाइम पीरियड में आते हैं ये लोग। काकतियास की अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड अगेन दैट इज फ्रॉम 12th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी। तो यहाँ पर इनका टाइम पीरियड भी 12th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी देखने को मिल रहा है। यादव की जो डायनेस्टी है, यादव डायनेस्टी की, तो इनकी अगर बात करें तो ये भी हमें मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं एंड टिल 14th सेंचुरी ये डायनेस्टी भी हमें देखने को मिलती है। दैट मीन्स इस टाइम पीरियड के हिसाब से जाएं तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो जिसको इन डायनेस्टीज के बारे में पता होगा कि किस टाइम पीरियड में ये लाई करती थी, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, डील कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपने कोई भी रैंडम गेस किया तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर कोई भी डायनेस्टी हमें ऐसी नहीं नज़र आ रही है जो इवन 8th सेंचुरी में भी या 9th सेंचुरी में भी देखने को मिल रही हो, और अर्ली 8th सेंचुरी की तो बात ही छोड़ दो। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दैट वुड बी नन ऑफ देम। तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर हेयर। कोई डायनेस्टी इनमें से अर्ली 8th सेंचुरी की नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, पहले भी हमने डिस्कस किए हैं और फिर से पूछे जा रहे हैं। तो आपको अच्छे से एंशियंट इंडिया की जो डायनेस्टीज हैं, जो ट्रेडिशनल और जो कन्वेंशनल डायनेस्टीज जिनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, उनसे हट के जो छोटे टाइम पीरियड के लिए रूल कर रही हैं या कहीं फ्रेगमेंटेड एरिया में या किसी छोटे एरिया में रूल करती हैं, उनके बारे में जरूर देख के जाना। और कुछ नहीं तो उनके एक दो रूलर के नाम और उनकी डायनेस्टी के बारे में, उनका टाइम पीरियड, इतना जरूर देख लेना। एक रफ आइडिया होना चाहिए ताकि आप क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द राइन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहला मंगोल इन्वेजन इंडिया में कब हुआ, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस में पर्टिकुलरली जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए जहां पर रूलर्स के नाम मेंशन हो, तो आपका दिमाग एकदम से खुल जाना चाहिए कि यही वो कैच एरियाज हैं जहां पर यूपीएससी आपके साथ माइंड गेम खेलता है। ये नाम के साथ में हेरफेर होती है और नाम को चेंज करके आपके साथ दूसरे नाम यहाँ पर रख दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड besieged द सिटी। थर्ड इज मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। तो ये तीन स्टेटमेंट है और इन्हीं तीन स्टेटमेंट्स को अपने को डील करना है। और पूछा क्या गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट ढूंढने हैं, इनकरेक्ट नहीं ढूंढने हैं। पहली बात, इसको मैंने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री। अब देखते हैं पहली जो हमारी स्टेटमेंट थी, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द राइन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। तो जिसने भी बेसिक्स ऑफ, यहाँ पर अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा, दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग में ही जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेब डायनेस्टी की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, उसके बाद जब हम इल्तुतमिश की बात करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि मंगोल का पहला इन्वेजन इल्तुतमिश के टाइम पर दिल्ली की तरफ होता है। बट यहाँ पर दिल्ली
क्योंकि बच जाती है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, और उसमें दिल्ली में प्रॉपर अटैक उसके द्वारा नहीं किया जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पहला अटैक था, पहला इन्वेजन हुआ था, इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश एंड नॉट जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, मंगोल इन्वेजन। तो यहाँ पर जो नाम के साथ मैंने बोला था कि माइंड प्ले किया जाता है, तो यहीं पर ही देख लो आप, जलालुद्दीन खिलजी इल्तुतमिश से एक्सचेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। जैसे ही हमने वन को गलत किया तो 1 और 2 एक ये गया, और एक 1 और 3 दो चले गए हमारे। नाउ वी हैव ओनली टू ऑप्शंस, 2 ओनली एंड 3 ओनली। अब इनमें से कोई एक करेक्ट हमें ढूंढना है। ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी। जिसने भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा इन डेप्थ पढ़ा होगा, उसको ये पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ पे यहाँ पर अपना चित्तौड़ की कैंपेन को कंप्लीट कर रहा था, उसी टाइम पीरियड में मंगोल का एक मार्च दिल्ली की तरफ आता है और दिल्ली को लूट लेता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम पीरियड के लिए अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर श्री फोर्ट में खुद को रिट्रीट करना पड़ा था। तो दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ट्रू। तो अगर आपने ये ट्रू ढूंढ ली तो भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे और हमें तीसरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तब फिर हमें तीसरे स्टेटमेंट पर भी जाना पड़ेगा, और फिर हमें हो सकता है कि रैंडम गेस भी करना पड़े, और यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो सकती है, फिर क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। जब आप पढ़ते हो मिडिवल हिस्ट्री को, तब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारे फेल्ड एक्सपेडिशंस, बहुत सारे उसके जो रिफॉर्म्स थे या उसने उसके द्वारा लिए गए स्टेप्स थे, वो फेल हो जाते हैं। उन सब के बारे में पढ़ा है, बट ऐसा कुछ भी आपने नहीं पढ़ा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने टाइम पर किसी टेरिटरी को लूज करता है टू मंगोल्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है इनकरेक्ट। और फिर भी अगर आप देखो तो एक बार आप ये वाले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो पॉपुलर रूलर्स हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लो, ताकि अगर नाम एक्सचेंज हो तो आपको ये पता हो कि इनके बारे में मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, तो फिर आप यहाँ पर एलिमिनेट करने में थोड़ा आसानी फील करोगे। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कूला दरान। तो कूला दरान इनमें से किसको बोलते थे? दिस क्वेश्चन इज अ टफ क्वेश्चन, कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, जो यहाँ पर की टर्म्स यूज होते थे मिडिवल हिस्ट्री में, उससे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर जिसको पता है उसको पता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है आप इस तक पहुंच पाओ, नहीं तो आप यहाँ पर गलती करने के चांसेस हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता, तो इसको स्किप करो और दूसरे क्वेश्चंस में चांस लो जहाँ पर आप 50-50 या कुछ तो एलिमिनेट कर पाओगे। सो कूला दरान यहाँ पर इट वॉज अ कैप विच वॉज यहाँ पर विच वॉज यूज्ड बाई दीज सैयद्स। तो सैयद्स के द्वारा यहाँ पर एक कैप बियर की जाती थी, इसको बोलते थे कूला दरान। तो उसी का ये नाम था, और ये की टर्म्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप कहीं पर अपने कोई रफ पेज बनाओ या कोई एक 2-3 पेज में की टर्म्स को नोट करो जो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और या फिर जो आपको लगता है आने के चांसेस हैं। लूसेंट को आप देख सकते हो उसके लिए, या फिर आप कोई भी ऐसा सोर्स पढ़ सकते हो जहाँ पर की टर्म्स दिए गए हों, और उनको आप अच्छे से याद कर लो। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको डील कर पाओगे, अदरवाइज छोड़ने में ही भलाई है, गलती करने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पर फिर से मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ गया है, किंग और डायनेस्टी को मैच करना है। देखते हैं अब पिछले कुछ टाइम में जो 2020-22 का पेपर था, उसमें आपने देखा होगा ओनली वन पेयर ओनली टू पेयर वाले ये क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो यहाँ पर बच्चों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। पहली बार इट वाज अ न्यू ट्रेंड, और तब ये डील कर पाने में काफ़ी मुसीबतें आई थी, जिसकी वजह से कई लोग क्लियर नहीं कर पाए थे यूपीएससी प्रीलिम्स। सो नानुका यहाँ पर चंदेला डायनेस्टी से हैं या नहीं है, जय शक्ति परमार डायनेस्टी से हैं या नहीं, नागवट गुर्जर पतिहार भोज किस डायनेस्टी से हैं। तो देखो इनमें से अगर कुछ पता हो ना पता हो, बट ये सबको पता होगा कि मिहिर भोज जो है ही बिलोंग टू द परमार डायनेस्टी। मिहिर भोज बिलोंग टू द परमार डायनेस्टी, दैट मीन्स ये ऑप्शन तो गया। ठीक है, तो ऑल फोर वाला भी गया, ऑल फोर वाले तो गए। ठीक है, तो चारों तो सही नहीं है। अब अपने पास बचते हैं 3 पेयर। अब देखो नानुक जो है ही वॉज अ चंदेला रूलर, और इन्होंने ही चंदेल डायनेस्टी की, ही वॉज द फाउंडिंग पर्सन, तो इन्हीं ने ही इसकी नींव रखी थी इस डायनेस्टी की। तो नानुक वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस, फाउंडर ऑफ दिस चंदेला डायनेस्टी। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है करेक्ट, ये डायनेस्टी से मैच द फॉलोइंग यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक, अब जय शक्ति, जिसको भी इस डायनेस्टी के और किंग्स के बारे में पता होगा वही आगे डील कर पाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया था ऑलरेडी, जय शक्ति ऑल्सो बिलोंग टू दिस चंदेला डायनेस्टी, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये परमार डायनेस्टी वाला ऑप्शन गया।
तो हमारे 2 ऑप्शन गलत हो गए, दैट मीन्स ओनली 3 भी गया। अब हमारे पास बचते हैं या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होंगे। नेक्स्ट इज, अब 1 सही होने के चांसेस तो हमारे पास हैं क्योंकि 1 तो हमने सही ढूंढ लिया, और यहाँ पर 2 सही भी हो सकते हैं अगर हमें पता चल जाए कि ये नागभट्ट 2 जो है गुर्जर प्रतिहार रूलर थे या नहीं थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, जय शक्ति जो है वो भी हमारे चंदेला रूलर थे, और तीसरा ऑप्शन जो है दैट इज माय करेक्ट आंसर, दैट इज नागभट्ट वाज अ गुर्जर प्रतिहार रूलर, और नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार रूलर थे, दैट इज वाई दिस इज करेक्ट। और नागभट्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और ये सक्सीड किए जाते हैं अपने सन रामभद्रा के द्वारा, और वो सक्सीड किए जाते हैं उनके सन मिहिर भोज के द्वारा, जो कि परमार डायनेस्टी, जिनकी डायनेस्टी को परमार डायनेस्टी भी बोलते हैं। दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट है और हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एंड ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। लेकिन अब ये जो क्वेश्चंस आए थे 1 पेयर 2 पेयर वाले, इसमें से ज्यादातर आंसर्स आपने देखे होंगे 2022 के पेपर में ओनली 2 पेयर्स वाले कई सारे आंसर्स करेक्ट थे। तो अब ये किसी को नहीं पता था कि कैसे डील करना है, नहीं करना है। इट वॉज अ प्रॉपर सरप्राइज फॉर द स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स के लिए, और फिर से इस तरीके के सरप्राइज कुछ भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको क्रोनोलॉजी, कौन से रूलर किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये थोड़ा पता होना चाहिए। मिडवल, अर्ली मिडवल और एंशिएंट, इस टाइम पीरियड से ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट वाज ड्यूरिंग द राइन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंडस इन द परस्यूट ऑफ द फ्यूजिटिव खुरासन प्रिंस। अब देखो ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, और यही क्वेश्चन आप सेम क्वेश्चन देख लो 2022 में। 2022 की फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द राइन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। की जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनका की रोल आ जाता है यहीं पर ही, कि ये किस तरीके से उनको यूज करना है। अब आप देखो 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जैक्टली वैसी ही स्टेटमेंट बनाई गई है 2022 में, एक साल नेक्स्ट पेपर में ही, और पहली ही स्टेटमेंट आपको सेम वैसी ही पूछ ली है। अगर आपने इस वाले टॉपिक को अच्छे से नेक्स्ट ईयर पढ़ के गए होते तो भी आप यहाँ पर इसको डील कर लेते। It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of fugitive Khorasan prince. तो खुरासन प्रिंस ने यहाँ पर शेल्टर, he asked for the shelter to Iltutmish, but Iltutmish declined his offer. तो दैट इज वाई यहाँ पर आप देखोगे कि चंगेज खान जो इंडिया पर अटैक करने वाला था वो बच जाता है, और यहाँ पर इंडिया को पहली बार इन्वेजन से इल्तुतमिश बचा लेता है, बट इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट ही रीच्ड अप टू द इंडस रीजन, चंगेज खान। तो ये स्टेटमेंट हमारी होगी करेक्ट। सो जैसे ही हमारी 1 करेक्ट हुई तो 3 ओनली 2 3 चले गए, तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 1 ओनली एंड 1 एंड 2। तो एज और करेक्ट पूछे गए हैं, इसमें स्टेटमेंट ढूंढते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द राइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। तो तैमूर ने यहाँ पर अटैक किया था 1398 में, और जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक है इनका टाइम पीरियड है 1325 टू 1351। सो इस टाइम पीरियड में यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक रूल करते हैं। तैमूर का अटैक होता है 1398 में, तो ये हमारा ऑप्शन कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है। दैट इज़ वाई हम देखते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत। तो यहाँ पर जो रूलर थे नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, उनके टाइम पर यहाँ पर तैमूर अटैक करता है। अगेन जो मैंने बताया था कि जैसे ही रूलर का नाम आए तुरंत आपको अपना दिमाग ओपन कर लेना है। इट वॉज ड्यूरिंग द राइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, फिर से रूलर का नाम लिखा है और नाम एक्सचेंज कर दिया है विद अनदर रूलर, और यहाँ पर ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो मोस्टली ऐसे ऑप्शन जहाँ पर रूलर का नाम दिया गया हो और उससे पूछा गया हो कि इसके टाइम पीरियड में ऐसा हुआ था, तो वो ऑप्शन यूपीएससी मोस्टली गलत लिखता है। इस तरीके से यूपीएससी स्टेटमेंट को फ्रेम करता है। आप कई और पेपर भी उठा के देख लो, कई ईयर्स के पेपर देख लो, आपको इस तरीके के स्टेटमेंट दिखेंगे और वो गलत ही मिलेंगे। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द राइन ऑफ देवराय टू, अगेन यहाँ पर रूलर का नाम आया है और फिर से स्टेटमेंट बनाई गई है। इट वॉज ड्यूरिंग द राइन ऑफ देवराय टू ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। वास्को डी गामा क्या इनके टाइम पर पूछे थे? तो अगर आपको ये ट्रेंड भी पता है ना, यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है कि नाम गलत कर देता है, एक्सचेंज कर देता है नाम, और इन्फॉर्मेशन सही होती है। तो इन्फॉर्मेशन हुई होती है, वास्को डी गामा इंडिया आया था, केरल के ही कोस्ट पे आया था, बस रूलर देवराय टू नहीं थे, रूलर इस समय कोई और था। देवराय टू का जो टाइम पीरियड था वो ये वाला टाइम पीरियड नहीं था। बस इतना अपने को पता होना चाहिए और बस हम लोग पहुंच जाएंगे अपने आंसर तक। देवराय रूल करते हैं 1422 टू 1426, तो इनका टाइम पीरियड था इस समय में, और वास्को डी गामा इंडिया में आते हैं 1498 में। तो इससे अपने को क्या पता चलता है
कि रूलर का नाम यहाँ पर रिप्लेस किया गया है फिर से। ठीक है, तो हम पहुंच गए अपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे फिर से, और हमें मिल गया पहला स्टेटमेंट करेक्ट, दैट इज द वन ओनली, और वही हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रिफर्ड टू द सोर्स ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड। पोस्ट हर्षा पीरियड में हुंडी टर्म किस लिए यूज होता था, ये पूछा गया है। और यहाँ पर अगर आप देखो 2020 का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप देखो 2022 का क्वेश्चन है, कूला दरान पूछा गया था, हुंडी पूछ लिया गया। तो ये अगेन की टर्म्स वाले क्वेश्चन है, और की टर्म्स पे आपकी नजर होनी चाहिए कि कौन से की टर्म्स पूछे जाते हैं। हुंडी का मतलब होता है अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे आज हम फिजिकल कैश की जगह पर चेक को यूज करते हैं, जिसमें एक यहाँ पर सेंट्रल बैंक गारंटर होता है कि हाँ कि उसको बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जाता है। हम फिजिकल कैश को ना कैरी करके एक पेपर को कैरी करते हैं, और उसमें क्या आप मेंशन कर देते हैं कि आप XYZ व्यक्ति को जाकर इतने पैसे आप देने का कष्ट करें। तो बस बिल ऑफ एक्सचेंज इसी तरीके से होता था उस समय में। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इन सारे स्टेटमेंट से इस आंसर तक नहीं पहुंचोगे, कन्फ्यूजन ही होगी। फिर से भलाई इसी में है, या तो एग्जैक्टली पता है तो अटेम्प्ट करो, अदरवाइज इसको स्किप करो। यहाँ पर 50-50 वाला चांस भी नहीं बनता है। किसी के साथ अगर किसी को कंफ्यूजन है, किसी को बन रहा है 50-50 चांस, तो फिर आप अटेम्प्ट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2020-19 प्रीलिम्स का क्वेश्चन। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमील। ठीक है, जिसने भी पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मिडिवल हिस्ट्री के स्टार्टिंग में, उसको पता है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पर रेवेन्यू कलेक्शन का काम कौन करते थे, अमील करते थे। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल ही गलत है। इक्ता सिस्टम ही पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था भाई इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका मतलब ये था, इक्ता सिस्टम में बेसिकली क्या होता था कि आप लैंड को डिवाइड करते थे इन डिफरेंट पार्ट्स, लार्ज इक्ता या फिर स्मॉल इक्ताज में, और उनको आप देते थे सोल्जर्स को, गवर्नर्स को, नॉबल्स को, एज एज देयर राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम दोज लैंड्स। तो ये होता था इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम के बारे में और आप पढ़ सकते हो डिटेल में अपने सोर्सेज में जाकर, बट यहाँ पर इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन नहीं था। ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी गलत। ठीक है, तो पहली सही दूसरी गलत, तो फर्स्ट इज करेक्ट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो जैसे ही सेकंड इनकरेक्ट हुआ तो दो ऑप्शन चले गए, और हमें पता है कि फर्स्ट इज करेक्ट, तो फिर हमें तीसरा देखने की भी जरूरत नहीं है, तीसरा ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया। बट अगर किसी को नहीं पता है तब क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूजन है। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द राइन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो मीर बख्शी का जो ऑफिस है ये पिक्चर में आता है मुगल्स के टाइम पर। मुगल्स के द्वारा ये ऑफिस इंट्रोड्यूस किया गया था, और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। तो अकबर के द्वारा ये ऑफिस पिक्चर में आता है। और मीर बख्शी वाज द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री का ये हेड होते थे मीर बख्शी। तो ये मुगल्स के द्वारा लाया गया था, नॉट बाई दिल्ली सल्तनत के किसी भी रूलर के द्वारा, खलजी के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, बाकी सारे यहाँ पर गलत हो गया। फिर से आप देखो रूलर का नाम नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर डायनेस्टी पूछ दी गई कि खलजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगेन अगर आप लॉजिक पे भी जाओ ना, अगर आपको नहीं पता है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब भी आप यहाँ पर इसको इनकरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहुंच सकते हो अपने आंसर तक। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स एलेबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा सा इसके बारे में मेंशन है। तो इसका जो आंसर है दैट इज जीन बैप्टाइज ट्रेवर्नियर। तो ट्रेवर्नियर यहाँ पर क्या करते हैं, ही वॉज अ ट्रेवलर, और ट्रेवलर होने के साथ साथ वो एक डायमंड मर्चेंट भी था। डायमंड मर्चेंट भी था, और इसलिए उसने डायमंड्स के बारे में मेंशन किया है, और डायमंड्स की माइंस के बारे में भी यहाँ पर काफ़ी सारा लिखा है। अब इससे पता क्या चलता है कि देखो ट्रेवलर्स के बारे में क्वेश्चन आया है, आपको करना ये है कि बचे हुए जो ट्रेवलर्स हैं इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन करके जाओ कि इन्होंने कौन से की एरियाज को मेंशन किया अपने वर्क में। जो भी इन्होंने बुक्स लिखी हैं या ट्रेवल अकाउंट्स लिखे हैं, उनमें किसके बारे में ज़्यादा बात की है, बस इतना सा ही नॉलेज गेन करनी है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में जो ऑप्शंस हैं इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए और इनमें से कोई और ऑप्शन करेक्ट हो। तो जीन बैप्टाइज ट्रेवर्नियर इज द करेक्ट आंसर, और वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसको पता है उसको पता है, नहीं पता है तो करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंचोगे, बस फिर आपको ये स्किप करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है ये। तो ही वॉज पर्टिकुलरली फैसिनेटेड विद द ट्रेडिंग कंडीशंस इन इंडिया। तो इंडिया में जो ट्रेडिंग कंडीशंस थी, जिसकी वजह से ये जीन बैप्टाइज ट्रेवर्नियर इंडिया में 6 बार आते हैं। और he was best known for his 1666 discovery और परचेज ऑफ द 116 कैरेट ट्रेवर्नियर ब्लू डायमंड, यहाँ पर ये परचेज करते हैं। he was particularly interested in diamonds and visited various diamond mines in India।
अपने टाइम पर ये कई सारी डायमंड माइंस को भी विजिट करते हैं। सो दीज वर द क्वेश्चंस जो प्रीवियस 10 ईयर्स में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन मिडिवल इंडिया द डेजिग्नेशंस महाअट्टार एंड पट्टाकिला वर यूज फॉर। अगेन की टर्म वाले क्वेश्चन आ गए, तो हर बार एक की टर्म वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो की टर्म्स को अच्छे से पढ़ो। महाअट्टार एंड पट्टाकिला वाले ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, या तो पता है या नहीं पता है। महाअट्टार टर्म वाज यूज फॉर विलेज हेडमैन्स, तो जो विलेज हेडमैन होते थे उनके लिए ये टर्म यूज होता था बेसिकली। और ये सिलहारा डायनेस्टी थी इन 765 टू 1215 एडी उस, और ये लोग रिफर करते थे टू विलेज हेडमैन एज महाअट्टार एंड पट्टाकिला। बस, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस 10 ईयर्स में पूछे गए हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इससे आपको अंदाजा लग रहा है कि क्वेश्चंस किन टॉपिक से आ रहे हैं। एक तो की टर्म्स आपको याद करने हैं, की टर्म्स अपने तैयार करने हैं। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजी और रूलर्स, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में, और डायनेस्टी एंड देयर रूलर्स, तो कौन सी डायनेस्टी, टाइम पीरियड और उनके रूलर्स कौन कौन थे, बस इतना देख लेना। यहाँ से अगर आपको क्विक रिवीजन करना है ना, तो आप उन एरियाज को फोकस करो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बस इसी तरीके से पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं कि हर चीज़ नहीं पूछी जा रही है, हर कुछ नहीं पढ़ना है। एक बार बेसिक तैयार कर लो, उसके बाद उन एरियाज पे फोकस करो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और नेचर ऑफ क्वेश्चन को समझो। अभी मैंने बताया ना कि की टर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो की टर्म पे ज़्यादा टाइम दो। फिर आप देखो कि अगर आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा, की टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि ये फिर भी मैं गलत कर दूंगा, तो आप उस टॉपिक पे ध्यान दो जहाँ से आप अच्छे से कर सकते हो। लाइक डायनेस्टीज को देख लो, मैप तैयार कर लो, उनके जो रूलर्स थे उनको देख लो, है क्रोनोलॉजी को समझ लो। तो इस तरीके से आप जो एंशिएंट इंडिया और मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस का जो डर है उसको कम कर सकते हैं, और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सून वी विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।